तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, महातांडव सीरीज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज विज्ञान का, साइंस का आज क्लास 6वां लेकर आ गया हूं महातांडव सीरीज का। अगर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देखकर आप फिर इसको वीडियो को देख ही रहे हैं आप। ठीक है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है स्टूडेंट। अगर आपको टॉपर बनना है, 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर एक अच्छे स्टूडेंट में गिनती आपकी होनी, अगर चाहते हैं कि अगर टॉपर स्टूडेंट में मेरी गिनती हो तो एक भी क्लासेस मिस आपको नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो आज मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को महातांडव सीरीज क्लास 10 के साइंस का। आज क्लास 6वां है स्टूडेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा IMP है। पहला प्रश्न आपके सामने है, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, आप लोग आंसर बताइएगा, फिर इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पहला पढ़ता हूँ। क्वेश्चन पहला है कि ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है। ब्यूटेनॉन जो है चर्तु कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, एल्कोहल। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, मिला लीजिएगा। ठीक है, कि ब्यूटोन चर्तु कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह है क्या, तो कीटोन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो, क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न था, इसको बताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इसका आंसर सही देंगे कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, ग्लूकोज बनता है कि ग्लाइकोजन बनता है कि विटामिन बनता है कि प्रोटीन बनता है। इसका आंसर सभी लोग स्टूडेंट दीजिए। ठीक है, सभी लोग पढ़े हुए हैं। तो चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है स्टूडेंट, सब बताइए। ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है और सब लोग ने आंसर ए दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या है, वायदल, अंडाशय, अंडप की परागकण। बताइए कि पराग कोश के होते हैं। ठीक है, पराग कोश के क्या होते हैं, वायदल होता है कि अंडाशय होता है कि अंडप की परागकण। बताइए इसका आंसर दीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए इसका सही आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। पराग कोश के होते हैं तब परागकण होते हैं, परागकण होते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सबका आंसर आना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बताइए 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कि 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। सब लोग जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, बात खत्म। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। बहुत ही ज़्यादा IMP प्रश्न है, इसका सब लोग का आंसर देना है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम होता है कि ओम प्रति मीटर होता है कि ओम मीटर होता है कि ओम मीटर प्रति ओम होता है। चलिए सब लोग बताइए। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये प्रश्न था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपने नोट कर लिया। चलिए दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर हो गया, तो हम लोग अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी स्क्रीन पे आ गया है अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उसके उत्पोत्पाद क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उत्पोत्पाद क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। इसके उपोत्पाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका सूर्य का प्रकाश पहली बात, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल आदि या परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इसके उपोत्पाद जो हैं वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो तुरंत हमको क्वेश्चन से आगे हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। आज स्टूडेंट प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको नोट कीजिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यह कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से आप क्या समझते हैं। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सालों से लगातार ये क्वेश्चन टेकअप हो रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे
कि एक लक्षण के दो कारकों में जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, एक लक्षण के दो कारकों में जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है, जबकि दूसरा जो होते हुए भी अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ना, वो सारे क्वेश्चन आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, पूछता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट हेडिंग डालिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। इसमें हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तित होने के पश्चात मिलती हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। उम्मीद करता हूँ कि पहले याद भी रहा होगा आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया। कह रहा कि कॉपर ग्लास, ठीक है, कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है। ठीक है, देखिए तो उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि कॉपर ग्लास Cu2S को वायु में गर्म करने पे, वायु में गर्म करते हैं तो क्या होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लास से क्रिया करके कॉपर धातु देते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैं उसका समीकरण भी लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉपर ग्लास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर यहाँ पे आपका कॉपर ग्लास और सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। यहाँ पे इसका समीकरण भी लिख दिया हूँ किस प्रकार यह कॉपर ग्लास है इसको किस प्रकार तांबा विगलित करता है, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ अच्छे ढंग से। क्वेश्चन को आपको किसी कीमत पे लर्न करके जाना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कि सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे सजीव तथा निर्जीव में अंतर। एक साइड आपको सजीव लिख देना है, एक साइड आपको निर्जीव लिख देना है। और सजीव में पहला पॉइंट आपको लिखना है कि सजीव का शारीरिक आकार बदलता है। जो सजीव का होता है वो शारीरिक आकार बदलता है। जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग मनुष्य का, हम लोग का आकार नहीं बदलता है, बिल्कुल बदलता है। लेकिन निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन होता है। ये पेन है, पेन को हम क्या यहाँ पे छोड़ देंगे 5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन चाहे 100 साल छोड़ देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, हाँ जंग वगैरह लग जाता है लेकिन उसके आकार में थोड़ी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे देख पाते हैं हम लोग में आकार में परिवर्तन होता है। जितने भी सजीव होते हैं उसमें सब में आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह दूसरा लिखेंगे हम लोग सजीव में कि सजीवों में प्रजनन क्षमता होता है। बिल्कुल होता है, सजीवों में प्रजनन क्षमता होता है। जैसे एक बच्चे से दूसरा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो प्रजनन क्षमता होती है। चाहे पशु का ही देख सकते हैं। निर्जीव में प्रजनन क्षमता नहीं, निर्जीव में प्रजनन क्षमता नहीं होती, इसमें तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, अरे उसका पॉइंट तीसरा देखिए सजीव में तीसरा पॉइंट कि सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं तो मर जाएंगे ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो। और इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट कि निर्जीव में भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल नहीं। क्या इसको खाने के लिए इसे ऑक्सीजन चाहिए क्या, इसे जीने के लिए, इस पेन को कुछ नहीं। ठीक है, और पांचवा निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। निर्जीव कोशिका से थोड़ी बने होते हैं, सेल से तो आपके पदार्थ से बने होते हैं, प्लास्टिक से। ठीक है, चलिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सजीव तथा निर्जीव में अंतर। उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम कुछ लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे। ठीक है, और लघुत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पहला बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं इसको लिख के लेकर उसकी पहले याद करना है कि मनुष्य की आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। स्वस्थ आंख के लिए इसका मान लिखे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, किसी कीमत पे इसे लर्न कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे, निकट बिंदु। हेडिंग डालिए निकट बिंदु, और निकट बिंदु में आप लिखेंगे कि आंख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। अस्वस्थ आंख के लिए यह दूरी कितना 25 सेंटीमीटर होता है। ये निकट बिंदु के लिए कंडीशन है स्टूडेंट। ठीक है, अब दूर बिंदु के लिए कंडीशन क्या होगा, तो हेडिंग डालिए दूर बिंदु, लिखिए कि वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। असामान्य आंख के लिए यह कितना अनंत पर होता है। तो दूर बिंदु कितना अनंत पर, और निकट बिंदु स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर पर होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कराया हूँ।
बहुत ही अच्छे ढंग से इसको लिख कर याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार ये इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे को। और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, तो स्टूडेंट के उत्तर लिखेंगे आप लोग कि प्रजनन की मूल घटना है, प्रजनन की मूल घटना है डीएनए की 2 प्रतिकृतियाँ तैयार करना। इसके लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रिया करती हैं जिससे डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बन जाती हैं। इन प्रतिकृतियों का अलग होने के लिए एक अलग कोशिकीय संरचना की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। डीएनए की दोनों प्रतिकृतियां अलग होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार प्रजनन में 2 कोशिकाओं को बनाने के लिए डीएनए प्रतिकृति आवश्यक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको नोट करके याद करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है, कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। इससे भी बेहतर और अच्छे ढंग से, सभी तो महत्वपूर्ण है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तीसरा कि पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है। सभी लोग देखे होंगे इस क्वेश्चन को, जानते भी होंगे। पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है, उदाहरण सही समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट, तो हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे पुनरुद्भवन। अब पुनरुद्भवन क्या होता है इसको हम लोग लिखिए कि स्पंज हाइड्रा आदि जीवों को 2 या 2 से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेते हैं। इसी प्रकार केचुआ, सितारा, मछली आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा बना लेते हैं। पुनरुद्भवन के गुण के कारण हाइड्रा की 1 से अधिक जातियों के कटे हुए शरीर का आपस में जो जोड़े जा सकते हैं, इस क्रिया को रोपण कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पुनरुद्भवन मतलब कि अगर कोई मतलब केचुआ है, केचुआ का आधा काट देते हैं, चाहे सितारा, मछली, एक एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर उसको आधा काट देंगे तो वो कुछ समय बाद 1-2 दिन बाद फिर पूर्ण रूप धारण अपना कर लेगा। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा का अगर आधा काट देते हैं ना तो फिर भी वो अपना पूर्ण शरीर रूप धारण कर लेगा, उसी को पुनरुद्भवन कहते हैं स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न था। कुछ हम दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। और ये पहला प्रश्न इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। 7 नंबर का पूछता है। चलिए नोट पहले कीजिए तो आप लोग कि जैव विकास की परिभाषा दीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोगों को। जैव विकास की परिभाषा दीजिए तथा ऐसे 2 परमाणु की व्याख्या कीजिए जो जैव विकास को प्रभावित करते हों, ठीक है। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि जैव विकास को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको किसी कीमत पर आपको बता रहा हूँ ना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको तैयार करके जाना। अगर आप हमारे अच्छे बच्चे होंगे 90+ मार्क्स लाना चाहते हो, ईमानदारी से इन प्रश्नों को नोट करिएगा, ठीक है। जैव विकास हेडिंग डाल के फिर आपको लिखना पड़ेगा कि सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो जैव विकास समझ में आ गया आपको। अर्थात जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना तथा निम्न कोटि वाले प्राणियों के आधुनिक जटिल तथा उच्च कोटि के प्राणियों का विकास हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आगे नीचे लिखना पड़ेगा कि जैव विकास का एक लगातार चलने वाली विकास की प्रक्रिया है, परंतु यह प्रक्रिया इतनी धीमी व लंबी होती है कि इसे प्रकृति में होते हुए देख पाना संभव नहीं है। फिर अतः इस प्रक्रिया का अध्ययन विभिन्न प्रमाणों की सहायता से किया जाता है। इस प्रक्रिया का जो अध्ययन विभिन्न प्रमाणों की सहायता से किया जाता है, जो क्या है, निम्नलिखित हैं। तो जो निम्नलिखित अब किन के द्वारा किया जाता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि इस स्लिप में लिखा हुआ, स्लिप भर गया है, इस स्लिप में बताने वाला हूँ। पहला आपका वो है कि समजातता या समजातंग हेडिंग लिखिए पहला, और इसमें नोट कीजिए ऐसे अंग जो मूल रचना तथा उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्यों हेतु अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं तथा जिनका विकास भ्रूण के समान भागों से होता है, समजात अंग कहलाते हैं। इनकी यह समानता समजातता कहलाती है, ठीक है। अब उदाहरण कहने तो उदाहरण भी लिख देंगे हम लोग कि सील के फ्लीपर जैसे अगली टांगे तैरने के लिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की अगली टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके कार्यों में अंतर होते हुए भी इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति में समानता होती है स्टूडेंट, ठीक है।
अब दूसरा हेडिंग डालेंगे कि समरूपता एवं समरूप अंग। अब समरूपता एवं समरूप अंग क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में भिन्न होते हैं किंतु कार्यों तथा वाय आकारिकीय में समान हो, समरूप या समवृत्तीय अंग कहलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तथा इस दिखावटी समानता को समरूपता या समवृत्तीय कहते हैं, ठीक है। इसका भी उदाहरण हमको लिखना पड़ेगा, तो उदाहरण इसका भी हम लोग लिख देते हैं। इसमें उदाहरण लिखें, कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं परंतु यह मूल संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं, किससे? काइटिन के बने होते हैं, एवं इनमें कंकाल नहीं होता, जबकि चमगादड़ के पंख धड़ के नीचे फैली त्वचा से बने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दीर्घोत्तरीय का, जो कि एक बार दिखा देता हूँ। ये प्रश्न क्या था कि जैव विकास की परिभाषा दीजिए तथा ऐसे परमाणु की व्याख्या कीजिए जो जैव विकास को प्रभावित करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार यह प्रश्न पूर्ण रूप से आपका क्लियर हो गया, जो कि आपको कितने मार्क्स दिलाएगा? 7 मार्क्स दिलाएगा। तो यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो में इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या तो वीडियो को चलाते समय रोक रोक कर आप इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। तो यह स्टूडेंट जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ महातांडव सीरीज का, एक फेयर बना लीजिए और रेगुलर पढ़ते रहिए, उसको याद करते रहिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। इतना बस काम करते रहेंगे ना तो 100% आपका 90 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन ईमानदारी से याद होना चाहिए, लर्न, यानी कि बस लिखते रहे और याद नहीं रहेगा तो स्टूडेंट आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप ये बताइए, ठीक है। तो आप ईमानदारी से लिख कर याद करना है स्टूडेंट, क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा रेगुलर आपको पढ़ना है। चलिए स्टूडेंट धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबके पास पहुंच जाए और हमारे चैनल से सब लोग जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।